Hello everyone, welcome back to Ninja Prep. This is Kapil Goyal, your educator and mentor for PG Physics. तो यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम के लिए पीवाईक्यू सीरीज मेरी चल रही है, जिसमें हम फिजिक्स के पीवाईक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं और काफी सारे लेक्चर्स इसके अंदर अभी तक हो चुके हैं, जिसके अंदर यूकेपीएससी प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था 2017 में उसको हमने डिस्कस किया है। उसका भी एक लेक्चर आना और बाकी है। अभी जो लेटेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर के एग्जाम जो कि 2021 में हुआ था, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं और इसके 3 सेट आप लोगों को अभी तक मिल चुके हैं। 4th सेट हम इसका डिस्कस कर रहे हैं। ये जितने भी लेक्चर्स हैं इनके पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप CSIR नेट फिजिकल के ऊपर अवेलेबल हैं। तो अगर आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए, वहां पर आपको इनका पीडीएफ भी मिल जाएगा। और जो भी लोग पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं या जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर लीजिए, ताकि आपके ही जैसे जो और भी बाकी लोग हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम की हो, चाहे वो किसी सेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उन लोगों के भी ये लेक्चर काम आने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला जो क्वेश्चन हमें बोला गया है उसके अंदर हमें बोला गया है सेलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट इन विच डॉपलर इफेक्ट इज नॉट एप्लीकेबल। तो हमें वो स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है जिसके अंदर डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं है। देखो भाई, डॉपलर इफेक्ट कहाँ का एप्लीकेबल होता है ये पूछा है कुल मिलाकर। तो जब डिस्कवरी ऑफ ट्विन स्टार्स की हम बात करते हैं तो वहां पर डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। वेलोसिटी ऑफ मिल्की वे, यहां पर डॉपलर इफेक्ट एप्लीकेबल होता है। जब हम बात करें रेडियस ऑफ बर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ निकालने में डॉपलर इफेक्ट का कोई रोल नहीं है। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी ऑफ सबमरीन, तो यहां पर डॉपलर इफेक्ट का रोल होता है। तो डॉपलर इफेक्ट बेसिकली है क्या? डॉपलर इफेक्ट चेंज इन फ्रीक्वेंसी निकालता है ना। फ्रीक्वेंसी में जो चेंज हुआ है या वेवलेंथ के अंदर जो चेंज हुआ है वो फाइंड आउट की जाती है किसकी हेल्प से? डॉपलर इफेक्ट्स के। डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला लगाकर जब कोई सोर्स जो है वो मूविंग सोर्स है और वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है? साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर जो फ्रीक्वेंसी को सुन रहा है उस फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या कुछ चेंज आ रहा है, वो जो मेजर किया जाता है वो किससे किया जाता है? डॉपलर इफेक्ट से मेजर किया जाता है। तो रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो डॉपलर इफेक्ट से नहीं फाइंड आउट किया जाता, उसके लिए तो हम ग्रेविटेशन का सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करते हैं। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। Which of the following gives the Doppler frequency shift? तो डॉपलर फ्रीक्वेंसी शिफ्ट का फॉर्मूला पूछा है। तो शिफ्ट का फॉर्मूला होगा जो क्या होगा? डेल न्यू इक्वल्स टू ये होगा V न्यू अपॉन C। यहां डेल न्यू जो है ये क्या है? चेंज इन फ्रीक्वेंसी। इसको हम क्या कहते हैं? चेंज इन फ्रीक्वेंसी। ये जो है V का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वेलोसिटी ऑफ सोर्स, सोर्स कौन सा? जो मूव कर रहा है उस सोर्स की वेलोसिटी। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स जब वो रेस्ट में है ना। फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस्ड बाय सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स या फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड व्हेन सोर्स इज इन रेस्ट, व्हेन सोर्स इज इन रेस्ट, जब सोर्स किस में हो? रेस्ट में हो तब। और ये C क्या है? ये C है वेलोसिटी ऑफ लाइट। C क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो ये किसका फॉर्मूला है? डॉपलर शिफ्ट का फॉर्मूला है। तो यहां से चेक करोगे तो हमारे पास जो इसका राइट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। आगे बढ़ने के पहले मैं बताना चाहूंगा जो भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं यूकेपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर एग्जाम की, स्पेशली फिजिक्स सब्जेक्ट के लिए, तो वो बैच ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा अर्जुना बैच, जो कि 21 अगस्त से स्टार्ट हो गया था। इस बैच में अभी क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स सब्जेक्ट चल रहे हैं। साथ ही साथ कुछ लेक्चर्स इसमें रिकॉर्डेड भी अपलोड होते हैं, यानी कि डेली बेसिस पर जो रिकॉर्ड होते हैं वो भी अपलोड होते हैं, ताकि आपका जो सिलेबस है टाइमली कंप्लीट हो जाए। इस बैच में आपको टेस्ट सीरीज, प्रॉपर क्लासेस और उसके अलावा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, सो दैट आपकी जो बहुत सॉलिड प्रिपरेशन हो सके और आप ये जो ड्रीम जॉब है ना, जो पे स्केल 1 ग्रेड वाली जॉब है, ये आप ऑब्टेन कर पाए, इसको आप अचीव कर पाए। तो ये जो बैच है इसका जो प्राइस है वो 7200 आपको शो हो रहा है, परंतु अभी इस पर 15% का डिस्काउंट चल रहा है। तो अभी 15% का डिस्काउंट चल रहा है, तो इस डिस्काउंट को अगर आपको ग्रैब करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
कपिल सर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, यूकेपीएससी बैच को सर्च कीजिएगा, अर्जुना बैच को सर्च कीजिएगा और जो कूपन कोड है उसको अप्लाई करके और वहां ये बैच है जो आप ज्वाइन कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद द डिक्रीज इन द प्रिज्म एंगल द एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन रेड एंड वायलेट रेज। तो डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? जो हमारे पास जो प्रिज्म के ऊपर जो विजिबल लाइट आ रही है, प्रिज्म के ऊपर जो विजिबल लाइट आ रही है उसको ये बांट देता है किसके अंदर? 7 कलर्स के अंदर। तो डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? जब कोई लाइट, विजिबल लाइट प्रिज्म के ऊपर गिर रही है तो ये उस लाइट को 7 कलर के अंदर क्या कर देता है? 7 कलर्स के अंदर उसको बांट देता है, तो उसको हम कहते हैं डिस्पर्शन। तो एंगल ऑफ डिस्पर्शन जो उसको हम लिखते हैं थीटा से। अब यहां पर किस किस की बात चल रही है? वॉयलेट रे और रेड रे। तो इनके जो डेविएशन होगा, वॉयलेट और रेड के बीच में जो डेविएशन होगा, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो किसके बराबर होगा? वो बराबर होगा डिस्पर्शन एंगल। ये बराबर होगा डिस्पर्शन एंगल। तो ये डिस्पर्शन एंगल किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? तो इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ प्रिज्म, वेवलेंथ ऑफ लाइट, और उसके साथ साथ तीसरी चीज क्या होती है? इंसिडेंस एंगल। तो ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ प्रिज्म, वेवलेंथ ऑफ लाइट और इंसिडेंस एंगल। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द नंबर ऑफ नोडल पॉइंट्स इन अ कोएक्सियल लेंस सिस्टम? तो कोएक्सियल लेंस सिस्टम में नोडल पॉइंट्स हमें बताना है। तो नोडल पॉइंट्स का मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जिसके ऊपर एक कन्वर्जिंग लेंस में जो रे हैं वो एंटर कर रही है और निकल रहे हैं, तो उनको हम नोडल पॉइंट कहते हैं। यहां पर एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट ये हो गया, तो ये हो गया फ्रंट नोडल पॉइंट, ये कहलाएगा फ्रंट नोडल पॉइंट। और ये जो नोडल पॉइंट है ये क्या कहलाएगा? बैक नोडल पॉइंट। तो नोडल पॉइंट कितने हो गए? 2 हो गए। तो टोटल कितने नोडल पॉइंट हो गए? 2। तो हमारे पास इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ये जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप, ये सारे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन है ना। रेशियो ऑफ फोकल लेंथ ऑफ 2 लेंसेज ऑफ हाइगन आईपीस। हाइगन आईपीस के अंदर जो लेंस होता है वो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना। तो कौन सा लेंस होता है? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। तो फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस इन हाइगन आईपीस। अब प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस कैसा दिखता है? एक साइड से प्लेन होगा और एक साइड से ऐसा हो जाएगा, तो ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो गया। अब इसमें जो फोकल लेंथ का रेशियो रहता है f1/f2, वो रहता है 3f/f। f से f कट गया तो ये आ जाता है कितना? 3:1। तो इसका जो सही आंसर है वो कितना आ जाएगा? 3:1। और इन दोनों फोकल लेंथ के बीच का जो डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 2 होता है। तो हमें रेशियो पूछा है तो आंसर क्या आ जाएगा? 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ 2 वेव इज 1:9। तो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का फॉर्मूला पूछा है, यानी कि इंटरफेरेंस का क्वेश्चन है। तो I max अपॉन I minimum, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 और इसका स्क्वायर। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 1 प्लस √I2 अपॉन √I1, और ये हो जाएगा 1 माइनस √I2 अपॉन I1 और इसका कर दिया हमने स्क्वायर। अब हमें बोला है I1 अपॉन I2। I1 अपॉन I2 की जो वैल्यू है वो है 1/9। तो यहां से I2 अपॉन I1 की जो वैल्यू हो गई वो 9 हो जाएगी। तो यहां √9 हो जाएगा। तो √9 कितना बन जाएगा? 3। तो यहां से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 + 3 और अपॉन क्या हो जाएगा? 1 - 3 और इसका करना स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा? 4/2 और इसका स्क्वायर हो गया, तो यहां से बन जाएगा 4। तो आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 4:1, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर विद मोनोक्रोमेटिक लाइट विद मिरर्स आर एग्जैक्टली परपेंडिकुलर। अब इसमें मिरर जो उनकी पोजीशन है उसका बड़ा खेल होता है। यदि मिरर M1 और M2, एक मिरर होता है M1 तो एक ये हो गया M1 और एक मिरर हो गया M2। तो यदि ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो जो फ्रिंजेस बनेंगी वो कैसी बनेंगी? सर्कुलर बनेंगी।
कैसी बनेंगी, सर्कुलर। और यदि ये इंक्लाइंड है, मान लो एक मिरर ऐसा है, एक मिरर ऐसा है, इंक्लाइन पे है ना, वापस से बना देता हूं। अगर मिरर ऐसे है, ऐसे आ रहा है या ऐसे आ रहा है, तो उस केस में जो फ्रिंजेस बनेंगी वो बनेंगी हाइपरबोलिक। तो उस केस में जो फ्रिंजेस बनेंगी वो कैसे बनेंगी, हाइपरबोलिक। और यदि ये परपेंडिकुलर है, जैसा कि यहां लिखा है परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर के केस में जो फ्रिंजेस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, सर्कुलर। तो परपेंडिकुलर का केस हमें दिया है, तो परपेंडिकुलर के केस में फ्रिंजेस कैसी बन जाएंगी, सर्कुलर, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफेरेंस पैटर्न डिसअपियर्स व्हेन वन ऑफ द स्लिट इज क्लोज्ड। अब यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, दो स्लिट हैं ऐसे, है ना, ये सोर्स है, यहां से निकल के लाइट जा रही है, तो ये सेकेंडरी सोर्स की तरह काम कर रहे हैं, और यहां पर फिर इंटरफेरेंस हो रहा है, कहीं यहां से निकल के लाइट यहां पहुंच रही है, तो फिर इंटरफेरेंस हो रहा है। यदि एक को क्लोज कर दिया जाए या इसको बंद कर दिया जाए, इसको बंद कर दिया जाए तो यहां से लाइट पास होगी नहीं, लाइट पास नहीं होगी तो अकेली ये लाइट जाएगी, तो ये वाली लाइट क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो इसका मतलब इंटरफेरेंस ही नहीं होगा, इंटरफेरेंस नहीं होगा तो फ्रिंजेस जो हैं वो क्या हो जाएंगी, डिसअपियर हो जाएंगी। यानी कि ये जो है ए बिल्कुल करेक्ट है। फिर दूसरा दिया है, इंटरफेरेंस अकर्स ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम टू कोहेरेंट सोर्स। तो अगर इंटरफेरेंस होना है, इंटरफेरेंस के लिए जरूरी है कि सोर्स जो होना चाहिए वो कोहेरेंट होना चाहिए, है ना। तो फॉर इंटरफेरेंस टू बी अकर, इंटरफेरेंस टू बी अकर, इंटरफेरेंस टू बी अकर, इट इज नेसेसरी that source should be coherent। क्योंकि ऐसा इसलिए है, जो इंटरफेरेंस का फिनोमेना है उसमें क्या है कि जो लाइट्स हैं जिनके बीच में इंटरफेरेंस होगा, उनकी जो एम्पलीट्यूड है वो लगभग सेम होना चाहिए, उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होनी चाहिए, और वो तभी पॉसिबल है जब सेम सोर्स से लाइट आएंगी। कोहेरेंट सोर्स मतलब ऐसे सोर्स जिनका फेज डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट चलता है, तो ऐसे सोर्स से जब लाइट आएंगी तभी उनकी फ्रिक्वेंसी सेम होगी, अदरवाइज फ्रिक्वेंसी सेम नहीं होगी। तो ऑप्शन एस बी जो है वो क्या है, करेक्ट है। तो ए और एस दोनों एकदम करेक्ट है, तो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर है वो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ऑयल फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर अपीयर्स कलर्ड इन व्हाइट। तो व्हाइट कलर की जो वेवलेंथ है उसको हम ले लेते हैं यहां पर 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ये थिन फिल्म इंटरफेरेंस हो गया, क्या हो गया, थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो ऑयल फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो वाटर ये हो गया, ये वाटर हो गया, और उसके ऊपर क्या बन गया, ऑयल की फिल्म बन गई, ये ऑयल की फिल्म हो गई। तो हमें ये निकालना है, किसकी थिकनेस निकालनी है, ये थिकनेस निकालनी है टी, द एक्सपेक्टेड थिकनेस ऑफ द ऑयल फिल्म। तो ऑयल फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ वाटर अपीयर्स कलर्ड इन व्हाइट, तो ये व्हाइट अपीयर हो रहा है। तो यहां से हम क्या लगाएंगे, ये कौन सी बाउंड्री हो गई, ये सॉलिड बाउंड्री हो गई। तो सॉलिड बाउंड्री से जो रिफ्लेक्शन हो जाता है वो पाई का यहाँ पर फेस चेंज आता है। तो जब रिफ्लेक्टेड सिस्टम का हम केस लगाएंगे तो उसके लिए जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, वो मैं लिख देता हूं। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन रिफ्लेक्टेड सिस्टम, हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 म्यू टी कॉस आर इक्वल्स टू 2n+1 और लैम्बडा बाई 2। अब यहां पर जो आर है उसको मैं ले लेता हूं 0 डिग्री, यानी कि नॉर्मली ये इंसिडेंट कर रही है इसके ऊपर। म्यू ऑयल वाटर का सिस्टम बन रहा है तो उसके लिए म्यू की वैल्यू हो जाएगी 1.4, और टी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है किस ऑर्डर की है, और लैम्बडा की वैल्यू मैंने यहाँ पर 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग की लिख दिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 म्यू की वैल्यू 1.4, टी आपको निकालना है, कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, ये हो जाएगा 2n+1, लैम्बडा की वैल्यू 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग, तो 10⁻−10 भी लगा दो अपॉन 2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो टी का जो आंसर आएगा आपके पास वो किस ऑर्डर का आएगा, वो आएगा 10⁻−6, मतलब और कुछ भी आएगा, 2n+1 भी रहेगा आंसर में, तो वो मैं लिख नहीं रहा हूं कि हमें ये पूछा है किस ऑर्डर का है, तो ये बनेगा 10⁻−6 मीटर। अब इसको अगर आपको आर्मस्ट्रॉन्ग में कन्वर्ट करना है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, क्या लिख सकते हो 10,000 आर्मस्ट्रॉन्ग, जो कि ऑप्शन हो जाएगा बी। तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा बी।
तो ये थे 4th पार्ट के क्वेश्चन एंड आई होप आपको जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसका जो PDF है वो आपको अवेलेबल होगा टेलीग्राम CSIR नेट फिजिकल के ऊपर, और साथ ही साथ जो भी लोग बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो ऐप डाउनलोड कर ले, निंजा प्रेप ऐप बाय कपिल सर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।